जो है रिटन प्रूफ कहीं पे कि कुछ हुआ है, मतलब कुछ गलत हो रहा है, वैसा कुछ? जैसे अगर हम पेपर लीक को लेकर बात जी जी जी। तो आज की डेट में जो लोग बाहर गए थे उनके मैं आपको सीबीआई को दिए हुए स्टेटमेंट्स दिखा रहा हूँ। ऐसे ही जो जिन लोगों ने पेपर दिया था वो इनकी कन्फेशन बता दूँगा। जिन लोगों ने बेचा है इनकी कन्फेशंस फ़ोन टेलीफोनिक मैं आपको दिखाऊँगा। आप देखिए, जो जेई का पेपर हुआ था वो एक वेबसाइट से कॉपी था। हम 4 लोग हैं, 4 शिफ्टों में पेपर हुआ। मुझे पहली शिफ्ट में पता है कि किस वेबसाइट से आया है, सेकंड वाले को ऑलरेडी पता है उस वेबसाइट से पेपर आ रहा है, तो उसने उसी वेबसाइट से। अगर आपको बाहर करना है तो आप उन्हीं क्लासेस पे कर सकते हो, लेकिन आपको नहीं करना है तो आप उन सारी बातों को दबा दोगे। फिर वो चाहे आंसर की लीक हुआ, चाहे वो पेपर के दौरान कुछ गड़बड़ियाँ हुई, सब चीज़ों को आप दबा दोगे। आप बस एक ही चीज़ कहोगे कि सब फेयर एंड ट्रांसपेरेंट है, जो कि सरकार आज की डेट में कर रही है। अगर सरकार चाहे तो इसको बदल सकती है, और अगर सरकार नहीं चाहती है तो जो यूथ है वो चाह सकता है और वो करा भी सकता है। इसकी लाइव एग्जांपल है 14 15 जो मार्च में देखा, लोग बाहर आए, लाठी पड़ी, ठीक है, खाई, डिटेन हुए, वो भी देखा, लेकिन एट द एंड सरकार को पता है कि वो गलत है। तब टॉप का ब्यूरोक्रेट आके कहता है कि आप चेंज कर दो, एक जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है चेंज कर दो। क्यों? क्योंकि जो सीपीटी मोड है उसमें जो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है वो कम है। मुझे समझ नहीं आया कि कैसे क्वेश्चन बैंक फीड करना है, ह्यूमंस फीड करेंगे, जो इंटरफेस है उसको रन करना है ह्यूमंस करेंगे, जो इन्विजिलेटर है वो ह्यूमन है, जो इनका रिजल्ट बनाएगा हालांकि बन के वहाँ से आएगा लेकिन उसको ऑथेंटिकेट करेगा वो ह्यूमन है, ऑडिट उसको करेगा ह्यूमन है। जब हर जगह ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है तो फिर कम कैसे हुआ? हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉडकास्ट। सही सुना आपने, पॉडकास्ट एक ऐसा पॉडकास्ट है डेडिकेटेड टू ह्यूमंस लाइफ एंड देयर लाइफ स्टोरीज। आज के जो गेस्ट है हमारे, उनका नाम है विंकल शर्मा। वो एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट के साथ साथ एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट भी है। आगे बढ़ने से पहले हम चाहते हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। हेलो सर, वेलकम टू पॉडकास्ट। सब विंकल शर्मा एक ऐसे नाम है, जब भी हम जेकेएसएसपी के बारे में बात करते हैं या फिर जिनके यूथ एस्पिरेंट्स के बारे में बात करते हैं या फिर इन जनरल हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के बारे में बात करेंगे, स्पेसिफिकली जम्मू एंड कश्मीर आपका नाम काफ़ी हाईलाइट रहे हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम इट आई नो आपकी नॉर्मल लाइफ भी हो जिसमें आप एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, जिसमें आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम कर रहे हैं। सर, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं, एक्चुअल में विंकल शर्मा हैं क्या? एक्चुअल में बस नॉर्मल, एक जैसे बाकी एस्पिरेंट्स है बिल्कुल वैसे ही मेरी भी एक नॉर्मल लाइफ अभी तो नहीं है, लेकिन थोड़ी देर अगर हम 8-9 महीने पहले देखें तो वैसे ही था। प्रेपरेशंस थी, खुद का जॉब करना, प्राइवेट जॉब भी करना, फैमिली के साथ भी रहना, वैसे ही था। अभी वैसा नहीं है, अभी थोड़ा सा जो पहले था उससे थोड़ा डेविएट हो गया नॉर्मल लाइफ से। ओके ओके सर, अपनी एजुकेशन अगर हम आपसे बात करें कि 10th कहाँ से की थी आपने, 12th, फिर कॉलेज कौन सा है? मेरी जो स्कूलिंग है वो गांव से, मैं बिलावर से हूँ, तो वहीं नगरोटा गुजरू जो मेरा हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ से मेरी 12th तक वहाँ से मैंने करा। फिर कॉलेज मैंने पॉलिटेक्निक की, पॉलिटेक्निक मैंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया, वो उधमपुर जो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक था। देन उसके बाद मैं बीटेक के लिए चला गया लुधियाना में, तो गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ से मेरा बीटेक हुआ है। बीटेक के बाद मैं अभी कुछ नहीं पढ़ा, बस जॉब के लिए प्रिपरेशन करने लग गया। सर, घर वालों की तरफ से ऐसे मतलब जैसे हम ना जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में ना टैबू बोल सकते हैं कि क्या, कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो इसी यही रीज़न है कि आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, मतलब प्रिपेयर कर रहे हैं कि कुछ हो रहा है?
मतलब लोग, कुछ लोग ऐसा बोलते भी हैं कि हाँ गवर्नमेंट जॉब ही क्यों, बट गवर्नमेंट जॉब एक जॉब नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी जो आपको सर्व करना है लोगों को वो मिलती है। प्राइवेट में भी करते हैं आप, बट वहाँ कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट के लिए ज़्यादा होता है। गवर्नमेंट जॉब में वो नहीं है। और जो स्केल अप है, जिस स्केल पे जाके आप जो पब्लिक की उसके वेलफेयर के लिए काम कर सकते हैं, इवन कि आप क्लरिकल, छोटी सी क्लरिकल जॉब में हो या फिर सीनियर किसी ब्यूरोक्रेसी में कोई सीनियर मोस्ट पोजीशन पे बैठते हो, आपके पास बहुत ज़्यादा वास्ट एक फील्ड चला जाता है जहाँ आप सर्व कर सकते हो लोगों को। तो उसके लिए है। दूसरा, कहीं ना कहीं जे.एंड.के में अगर हम देखेंगे तो और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। गवर्नमेंट अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट मतलब सबसे बड़ा एम्प्लॉयर तो यही है यहाँ पे, और आ भी रही हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होना, या उस पर अगर हम बात करें तो कई तरह से हैं। लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स आ रही हैं और उसके लिए अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है, मुझे लगता है यार वो वही कर रहा है जो सब जगह हो गई। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए मतलब प्रिपेयर नहीं करेगा, गवर्नमेंट को अच्छा ह्यूमन रिसोर्स जो उसको चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो देश मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर से ही आगे चल सकता है, ऐसा नहीं। तो सब जगह अच्छा टैलेंट जो वो चाहिए, तो सब जैसा जाना चाहिए। जी सर, कब से कर रहे हैं वैसे गवर्नमेंट जॉब प्रिपेयर? मैंने कोरोना में ही शुरू किया था। उसके पहले तो मैं जॉब, मेरा मतलब मैंने बायजूस में पढ़ा रहा था मैं, तो साथ साथ में वो था, साथ साथ में जॉब के लिए प्रिपेयर करना पड़ता। देन अभी GK/SSB में जब पोस्ट आई तो प्रिपेयर करते करते जब एग्ज़ाम दिया था तब तो ये था कि हाँ भाई अब थोड़ा सा इसमें अपना टाइम देंगे तो कुछ तो आउटकम आएगा। डेफिनेटली आया भी। अब उसके बाद से अब एट प्रेजेंट अगर कोई बोले कि हाँ भी उस आउटकम का कोई बेनिफिट मिला तो कुछ भी नहीं, लेकिन हाँ जॉब के साथ साथ हम प्रिपेयर कर रहे हैं। सर अभी मैं पूछूँ, अगर आपको अपार्ट फ्रॉम केसेस आप अभी भी प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर उम्मीद छोड़ दिए? उम्मीद तो नहीं छोड़ी है अभी, ऐसा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को डेविएट किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं सिस्टम अगर ख़राब है तो उसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। तो उसी कोशिश में है कि सिस्टम ठीक हो जाए, आप इस सिस्टम का पार्ट हम भी बनेंगे, जाएंगे सर्विसेज में जाएंगे, तभी तो सिर्फ चिल्ला चिल्ला के नहीं, टाइम पे उस पोजीशन पे जहाँ वो पॉलिसी जो बना रहा है वो गलत बना रहा है, तो यार तो उसको समझा दो, अगर वो नहीं समझता है तो उसकी जगह जाके फिर पॉलिसी ठीक करो। ये दोनों चीज़ें हो सकती। जॉब के लिए ऑब्वियसली प्रिपेयर करना मतलब करना ही है, अभी भी पढ़ाई तो चलती है, लेकिन एक डेडिकेटेड जब आप जॉब के लिए पढ़ रहे हो तो वो एक अलग रिदम रहता है, उस रिदम में नहीं है ना। अभी कभी केस शेयरिंग है, कभी कहीं जाना पड़ता है, कभी कहीं, कभी किसी की सुननी भी पड़ती है। मतलब यकीन मानो कितने ही कैंडिडेट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, और कुछ मुझसे पहले के हैं। मैंने तो मतलब 920 में शुरू किया पढ़ना, तो इस जॉब के लिए जो 16-17 से पढ़ रहे हैं या 2016 या 17 से, उनकी हालत फिर उनको सुनना पड़ता है, उनको कन्विंस करना पड़ता है कि नहीं बने रहो, क्योंकि फील्ड है अभी तो वैसा चलता है। सर आपने भी बोला ना कि आपसे पहले भी काफ़ी लोग हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सर अगर बाई चांस, एनी चांस ऐसे कि ऐसे ये 3-4 साल तक रहा कि केसेस आ रहे हैं, जा रहे हैं, डेट्स आ रही हैं, हियरिंग हो रही है, उन पे कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा, या फिर उनकी क्या मेंटल स्टेट होनी चाहिए आपके हिसाब से कि वो बने रहे, जैसे आपने बोला? वो ना आज की डेट में वो वर्ष उनकी जो कंडीशन हो सकती थी प्रेपरेशन के टाइम पे, उस दौर से वो गुजर पे हैं, जहाँ उनका प्रेपरेशन तो एक सैचुरेशन पे पहुँच चुका है, बट ना गवर्नमेंट एग्ज़ाम ले पा रही है उनके ट्रांसपेरेंसी से, या गवर्नमेंट कोशिश भी नहीं कर रही है। उनके लिए ये है कि वो जिस कंडीशन में वो हैं शायद ही कोई होगा, और ये फैमिली समझ, उनकी फैमिली जिनकी समझती हैं तो वो तो नहीं करते हैं प्रेशराइज, बट अब उनको कुछ कहो ना कहो, मैच्योरिटी लेवल पहुंच गया है 30, 29, 30, इस एज में आके उनको कोई समझाने की ज़रूरत है नहीं, बच्चे तो वो हैं नहीं, वो समझ देख रहे हैं कि हमारी जो लाइफ है वो आगे अभी तक हमने कहाँ स्टैंड करे और आगे जाके कैसे होने वाले, तो उनकी स्टेट एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब इतनी देर से कुछ गलत हो रहा था, आज जब हमने आवाज़ उठाई है ना, तो पॉजिटिव नोट में ये है कि आगे गलत नहीं होने दे रहे हम।
सही नहीं हो रहा तो उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन हम गलत भी नहीं होने दे रहे हैं, सब लोग मिलके हम गलत को भी रोक रहे हैं, तो ये पॉजिटिव नोट पे एंड होगा। हमें जो अपॉर्चुनिटी जो हमारे है वो हम लेके रहेंगे, मिलेगी भी। ठीक है, सरकार भी देख रही है, क्या कितना देखेगी, मतलब यूथ को हर सरकार परखती है कि कहाँ तक जाता है, जो ज़रूरत से ज़्यादा परख लेता है उसको पलट देते हैं। तो अभी देखो यूथ है, एक साथ हैं, थोड़ा सा दुख तकलीफ सबको है, क्या हो रहा है हमारे साथ, कहाँ हमारी लाइफ जाएगी, पर मुझे लगता है जल्दी ही, जैसे हम लड़ रहे हैं ना, जल्दी ही एक अच्छा नतीजा आएगा। मतलब हम ऐसे मान सकते हैं कि एक अच्छा, जैसे आपने बोला कि एंडिंग गुड नोट पे होती है, बहुत पॉजिटिव आउटकम आएगा इसका। ओके सर, मुझे ना ये जानना है कि बहुत पहले भी ऐसे स्टैम्प्स हो रहे थे, बहुत जब आपने फाइल किया केस उससे पहले भी हो रहे थे, आपके लिए क्या बॉइलिंग पॉइंट या फिर हम बोल सकते हैं लास्ट सेचुरेशन पॉइंट की नहीं अब खिलाफ खड़ा होना चाहिए, वैसा कुछ इंसिडेंट अगर हो? जब अब मैंने स्टार्ट किया था तो इस ऑब्जेक्टिविटी के साथ कि हम मतलब इतने भी, जब हम पढ़ रहे हैं तो लगातार पढ़ रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, तो इतने भी नहीं ना, और टीचर हैं, मैंने टीचिंग करी है तो हमें पता है स्टूडेंट किस लेवल तक प्रिपरेशन को जाता है। हम जो हमारे टफेस्ट एग्ज़ाम्स की बात करते हैं वहाँ 50-55% तक स्कोर करते हैं और टॉपर होते हैं वो। बाकी स्टेट्स में भी देखते हैं हम, ये जो टॉपर्स वाला ट्रेंड है ये हम ही ने डिफ़ाइन किया, ऐसा नहीं है, बाकी स्टेट्स में भी जब हम देखते हैं तो वहाँ पे कुछ अलग ही दिखता है। वहाँ जब हम स्कोर देख रहे हैं, मतलब लगातार पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में देखो आप, उसके बाद बाकी छोटे मोटे एग्ज़ाम छोटे मोटे आते ही रहते हैं जहाँ 250-300 पोस्ट रहती है, मतलब वो आइटम वाइज डिवाइड किया होता है, उसको कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन उनमें भी यही था। फिर जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट आया उसमें भी यही है, PSI आया उसमें भी यही है, तो मतलब ब्लाइंडली उसको फॉलो नहीं कर सकते। थोड़ा सा रिसर्च करके देखा तो डेफिनेटली यार ये गलत है। और दूसरा ये था कि मतलब मन तो उस टाइम पे भी था जब पंचायत अकाउंट असिस्टेंट आया, उस टाइम पे भी था, फाइनेंस के टाइम पे भी था, लेकिन एक ना मतलब एक लॉबी है जो ब्यूरोक्रेसी के टच में रहती है, उनके साथ बैठी रहती है, फ़ोन पे बातें करती है, तो वो हमेशा उनके साथ ही खड़े होते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी के बाद जब हम जाएंगे कि भाई यार ये गलत हो रहा है, तो कहेंगे आप फेल हो गए, वो आपका स्कोर कम है इसलिए आप दूसरे को कह रहे हो, इस तरह के मतलब इलॉजिकल, कहीं गलत हो रहा है, किसी ने पॉइंट आउट किया, मुझे ये बताओ कि अगर कहीं करप्शन हो रही है, कहीं किसी ने गलत किया, उस एग्ज़ाम में उसका अपीयर वो ऐसा कहाँ कंपल्सरी, उसने पॉइंट आउट किया आपको, उसको जस्ट जो भी क्वेरी उसकी है उसको आंसर कर दो, अगर वो सेटिस्फाई होता है देन ओके, अगर नहीं है तो ट्राई करो उसको सेटिस्फाई करने की। उसको ये कह देना कि आप फेल हो, फेलियर हो, आपके ऊपर पुलिस एक्शन करेंगे हम, तो थोड़ा वेट कर लिया। जब खुद आए उसमें क्वालिफाइंग उसमें पहुंच गए, फर्स्ट स्टेज जब क्वालिफाइंग में आ गए, तो गलत था, गलत तो बड़ी देर से हो रहा था, तो फिर अपन रुका नहीं गया ना, क्यों रुकते, क्योंकि जब हम बाहर थे तब भी हमें तकलीफ थी, जब अंदर आए तो हम उनकी स्टेज पे है ना, जो आज बाहर रह गए थे, चाहे मान लीजिए कि वो 200-250 ही है, 200-250 नंबर भी बहुत ज़्यादा है, जेन्युइन जो कैंडिडेट जो बाहर रह गए स्कैम के कारण, उनकी जगह पे अगर उनमें से किसी एक की जगह पे भी मैं खुद को रख के देखूंगा तो बुरा लगेगा। तो फिर अगर तब बुरा लग रहा है तो जब मैं क्वालिफाई कर गया हूँ तब मुझे बुरा क्यों नहीं लग रहा है। डेफिनेटली ये बर्निंग, मुझे लगता है ये इतना सी चीज़ बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए, और मैंने इसी चीज़ को लेके आज तक चल रहा हूँ। ओके सर, जब आपने केस फाइल किया या फिर अभी आप जितना भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा ना इफ़ेक्ट इंसान की फैमिली होती है, तो आपकी पेरेंट्स ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए, उनका क्या मानना है? उनको काज समझ आता है कि मेरा जिस काज के लिए मैं लड़ रहा हूँ वो सही है। डर होता है ऑब्वियसली, देखते हैं क्या हो रहा है सोसाइटी में, कोई बोल रहा है तो उसके साथ क्या हो रहा है वो हम देखते हैं, तो वो डर उनको भी मतलब है, हरासमेंट हाँ उन्हें भी फेस करनी पड़ती है, कभी कोई डिपार्टमेंट पुलिस आ रहा है, कभी CID वाले आ रहे हैं पूछने, कभी बुला रहे हैं, तो ऐसे ही चलता रहता है। बट जो मेरी पर्सनल लाइफ थी जैसे जो फैमिली में होती है वो तो लगभग ख़त्म है। कितनी देर हो गई घर जाना, मतलब घर जा नहीं पाते हैं, टाइम नहीं होता, इन्हीं चक्करों में कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं। फिर ये भी होता है कि अगर यहाँ पे पंगे ले रखे हैं तो यहाँ हम ही फाइट करेंगे क्योंकि कोई और नहीं आएगा ना बाहर से। अगर
केस करने जब गया था तो तब भी मैं ही सबसे आगे उछल के गया था कि मैंने क्या अपना ये डॉक्यूमेंट लाना, वो डॉक्यूमेंट लाना है। पर आज जब मतलब इतनी स्टेजेस पार करके दोबारा से एक नई स्टेज पे हम पहुँचे हैं, और आज अगर मैं बैक स्टेप कर लूँ, मैं बोलूँ कि मुझे घर जाना है, घर में कोई काम है वहाँ बैठ, तो मुझे लगता है वो मैं मतलब अपने ही उसके साथ जस्टिफाई नहीं करूँगा। जो मेरे एफर्ट्स थे उनके साथ क्या जस्टिफिकेशन है कि वो जो भी हुआ वो ठीक है, एक फेज़ है, निकल गया, वैसा नहीं। लेकिन घर वालों ने वो सह लिया जो था। अब इससे आगे क्या होगा वो तो खैर जो भी है वो सरकार जानती है, भगवान ने क्या सोचा। लेकिन बहुत मुश्किलें उन्होंने सही, यहाँ तक इतनी मुश्किल उन्होंने तब नहीं सही होंगी जब मैं छोटे होते नहीं शरारतें करता था। लेकिन अब जब एक कोई काम ऐसा कर रहे हैं जो सही है, सच्चाई के लिए है, डेफिनेटली इस काम को लेके वो परेशान हुए हैं, बहुत परेशान। चलिए सर, हम ना जानते हैं कि काफ़ी अगर लंबा प्रोसेस चला जाए ना, इनफैक्ट अगर हम स्टडी भी करें तो 3-4 साल अगर लग जाए तो लेकिन मेंटल स्टेट पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। आप ऑफ कोर्स अगर पढ़ाई भी कर रहे थे, फिर आपने केस भी फाइल किया, फिर उसके बाद हेयरिंग्स भी हो रही हैं, डेट्स भी शिफ्ट हो रही हैं, आपकी मेंटल स्टेट पर कैसा इफ़ेक्ट पड़ा? ये कुछ ऐसा समझ लीजिए कि जब आप मतलब समय से पहले आपके पास बहुत ज़्यादा आप मैच्योर हो जाते हो तो बाकी चीज़ें छोटी लगने लगती हैं। मैं उन सब का सहारा बनना, मतलब मुझे उन सब ने अपना सहारा माना जो लोग परेशान थे सिस्टम से, और मैं अपनी परेशानी उनको बताऊंगा तो वो अपना साथी मुझे नहीं समझेंगे। वो मुझसे शेयर करते हैं। कई ऐसे हैं जो मतलब पिछले 5-6 साल से लगातार कोई 1 नंबर से कोई 2 नंबर से ऐसे रह रहा है। फैमिली कंडीशन इतनी बुरी है कि मतलब वो गाँव से निकल के शहर कहीं लाइब्रेरी में ज्वाइन नहीं कर सकते, मतलब बहुत बुरे हाल है। उनको मैं कैसे बताऊँ कि मेरी मेंटल स्टेट क्या है? तो धीरे धीरे खुद को इग्नोर ही कर दिया। अब तो खुद का कई बार ऐसा होता है कि मतलब काम के चक्कर में पड़े रहते हैं, नींद नहीं होती, तो फिर कोई फ़ोन करे तो कह रहे फ़ोन नहीं उठाया। वो याद ही नहीं होता है कि यार मैंने सोना था, फ़ोन नहीं उठाया, उसको कॉल बैक कर लो। खुद के लिए टाइम नहीं मिलता। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं डिज़र्व भी नहीं करता हूँ खुद के लिए क्या टाइम, बाकियों के लिए ही है। क्योंकि मेरे उस स्टेप की वजह से बहुत लोग इम्पेक्ट हुए, चाहे वो पॉजिटिव नोट पे हुए, नेगेटिव भी हुए। उस एक स्टेप पे कि यहाँ सरकार से लड़ना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। सरकारों से जिन भी लोगों ने लड़ाई लड़ी है वो जानते हैं कि कितना मुश्किल है, और लंबी देर तक आप तो लड़ ही नहीं सकते। हम तो मुझे लगता है अब 11वां महीना 12वां महीना भी शुरू हो गया है। 6 जून को हमने लड़ना शुरू किया था, तो इतनी लंबी लड़ाई में है। अब कोई मेंटल स्टेट हमारी नहीं, बस इतना बचा है कि यार एक पॉजिटिव नोट पे जब हम यहाँ से निकलें, ये जो सारा है, तो यार कुछ तो हमारे लिए अच्छा हो। क्योंकि हम में से जितने भी लोग हैं, जो भी यूथ आज एस्पायर कर रहा है कि कोई जॉब हम किसी के लिए एग्ज़ाम देंगे, सबको तो मिलेगी नहीं, लेकिन एक फेयर अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए। उनको एक चीज़ ज़रूर है कि जब हम एग्ज़ाम में बैठे थे तो ट्रांसपेरेंसी थी, तो हमसे वो क्वालिफाई नहीं हुआ तो ठीक है, हम उतने काबिल नहीं थे, ये मान के हो जाए। ये नहीं यार स्कैम होते थे। जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो फिर हमें जो JNK के हिस्टोरिकली जो चीज़ें हमने देखी हैं ना, वो चीज़ देखने को मिलती हैं। मुझे नहीं लगता कि वैसी एक और वो हिस्टोरिकली जो मिस्टेक्स पहले हुई थी, आज जो गवर्नमेंट बैठी है बिल्कुल वैसे ही कर रही है। बार बार स्कैम्स हो रहे हैं, उनको इग्नोर कर रही है। अगर वापस से उसी स्टेज पे दोबारा गए तो क्या हालत है? कौन मतलब उसका जिम्मेवार कौन है? सोसाइटी तो है नहीं, क्योंकि सोसाइटी में एक फाइन जो ब्यूरोक्रेसी के लोग थे, कुछ ब्यूरोक्रेट्स बनाए, उनको भेजा कि आप जाओ वहाँ सर्व करो। जब आपकी सर्व करने की बारी आई तो आपने कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट को सर्व करा। आपने किसी पर्टिकुलर बंदे के कहने पे आपने कुछ गलत फैसले लिए, और उसका खामियाजा फिर उसी सोसाइटी को भुगतना पड़ रहा है जिसने आपको वहाँ भेजा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस सारे सिस्टम का जड़ यही है। जो ये गलत हो रहा है वो लोग सोच नहीं रहे। हम लोग एंड करेंगे जब तो ये अच्छा अपने लिए, जो हमारे पीछे जो पीढ़ी आ रही है उसके लिए कुछ अच्छा छोड़ के जाएंगे। बस इतना सा हमारा खुद का पर्सनल है बस। सर, आप
लोगों के हित में तो बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ एस्पिरेंट्स ना ऐसे भी हैं जिन्होंने 2 बार 3 बार फेयर दिया होगा एग्ज़ाम्स, उनके एग्ज़ाम्स पूरे अच्छी तरीके से पास भी हुए, लेकिन आपको नहीं लगता कि उनके साथ भी गलत हो रहा है? अगर स्टिल लग रहा है तीसरे चांस पर, अगर मैं बात करूँ कि तीसरे चांस में शायद उनका ना निकले, तो आपको लग रहा है कि उनके साथ थोड़ा इनजस्टिस हो रहा है? नहीं, बहुत थोड़ा क्यों, मैं तो कहूँगा उनके साथ तो बहुत इनजस्टिस है। लेकिन ना, मैं 2 चीज़ें देखता हूँ, जहाँ हमारे राइट्स हैं वहाँ हमारी ड्यूटीज़ भी हैं। जब आपके सामने गलत हो रहा है, मेरे साथ बैठा बच्चा नकल कर रहा है और मुझे पता भी है वो नकल कर रहा है, उसके बावजूद भी मैं अपने टीचर को नहीं बताता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं अपना एक पेपर करूँगा, उसका जो मर्जी हो। लेकिन बाई चांस अगर उस एग्ज़ाम में एक ही बच्चे का सिलेक्शन हो रहा था, अगर उसका हो जाता है तब मैं बोलूँगा कि हाँ इसने नकल करी है, अगर मेरा नहीं होता है तो। लेकिन अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है और उसका सिलेक्शन नहीं होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि नकल मारी है उसने। ऐसे ही अगर अब 2 कैंडिडेट से दोनों हम बैठे हुए हैं, सिलेक्शन है, जिसने नकल मारी वो भी और जिसने नहीं मारी मेहनत से दिया वो भी सिलेक्शन हो, उसने किसकी जगह खाई है वो मुझे नहीं लेना देना। ये कितना इररिस्पॉन्सिबल एक बंदे की सोच है कि अगर आपने जो हार्डवर्क करके दिया, ठीक है, जब वहाँ चोरी हुई, पकड़ी गई, हमने शोर मचाया कि चोरी हुई है, लोग बाहर आए, सड़कों पे आए, उस टाइम पे वो लोग उन लोगों के साथ खड़े हो गए कि चोरी नहीं हुई, वो ब्यूरोक्रेसी के साथ खड़े हो गए जो डिनाई कर रहे थे कि स्कैम हुआ है, वो कुछ उन लोगों के साथ भी खड़े हुए थे जो फेक आईडीज़ बनाए हुए थे, लेकिन जिन्होंने पैसे दिए हुए थे, बाद में जिनको सीबीआई ने बुलाया, कई उनके तो चार्जशीट में नाम भी हैं, उनके साथ खड़े हुए थे। अब जब वो लोग उनके साथ खड़े होके खुद को कहते हैं कि हम जेन्युइन है, हार्ड वर्कर, मुझे ये लगता है कि वो हैं, बट वो अपने आप को जस्टिफाई कैसे करते हैं? क्या कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना आपकी, आपको भी तो देखना है ना। हम तो नहीं कह रहे बार बार कि जो स्कैम हो रहे हैं बार बार स्कैम क्यों नहीं होने चाहिए। हमने जब हम बात कर रहे हैं कि भाई आप प्रोसेस को स्कैम को बना दो, आप तब भी कह रहे हो नहीं हमें तो एग्ज़ाम चाहिए, हमें तो एग्ज़ाम हो जैसा मर्जी हो। जब वो गलत हुआ हम तो आवाज़ उठाएंगे, लेकिन आप तब भी कह रहे हो कि हमारा हो जाए, इसके बाद आप जो करना है चेंज कर लो। मुझे लगता है हार्ड वर्क, जेन्युइन, इन वर्ड्स को बड़ा गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है। जिनके साथ इनजस्टिस है, इनजस्टिस उनके साथ भी है जो, जैसे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में पेपर लीक था, सीबीआई में ये रिपोर्ट करा, एक भी कैंडिडेट जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो लास्ट कट ऑफ जो कैंडिडेट था उससे नेक्स्ट था, उसके साथ इनजस्टिस नहीं है। क्योंकि अगर एक ही बंदा पूरे पेपर में गलत करके आया होगा, उसकी एज मान लीजिए, उसकी एज का वो लास्ट साल था, उसके बाद उसकी रिक्रूटमेंट नहीं हुई, उसके साथ इनजस्टिस नहीं है। तो इंडिविजुअल नहीं है। जब आप एक इतने बड़े लेवल पे सोच रहे हो तो इंडिविजुअल लेवल पे नहीं सोचना चाहिए। ये जनरल पब्लिक के लिए है, बट पब्लिक रिक्रूटमेंट है जहाँ बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट जो है वो इन्वॉल्व है। अगर आप वो एटॉमिक लेवल पे लेके चलोगे तो फिर तो कोई भी कहेगा, फिर तो हर कोई हार्ड वर्कर है। मुझे लगता है जिसने पेपर चुराया था वो भी हार्ड वर्क करके चुराया था, और जिसने रात को ड्राइव करके जो लेके गया था, चाहे उसने लिया चोरी करने के लिए ही, लेकिन हार्ड वर्क तो है ड्राइविंग करके लेके जाना, जम्मू से अम्बाला लेके जाना एक रात में, और अगले दिन सुबह जिसने वहाँ छोड़ना, उस बच्चे ने जिसने वो पेपर खरीदा वहाँ जाके, हार्ड वर्क तो उसका भी था। इसको नहीं इसमें एक हार्ड वर्किंग क्लास और भी है जो पर्टिकुलरली ढूंढ के देखती है, मतलब जाएगी सोशल मीडिया पे जाएगी और वहाँ वो वल्गर कमेंट करे, वो भी हार्ड वर्क है। आप चला के देखिए 6 घंटे फ़ोन नहीं चल पाएगा आपसे, लेकिन वो चलाएंगे 8-10 घंटे बैठ के। तो हार्ड वर्क अपने आप से ही डिफाइन करते रहते हैं कैसे भी है। मुझे तो इतना, मेरा पर्सनली अगर मैं ओपिनियन बात करूँ कि जब आप एक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में बैठ रहे हो तो आपको इंडिविजुअल लेवल पे सोचने का हक तो है, लेकिन आपकी जिम्मेवारी ये भी है कि जनरल पब्लिक में वो कैसे उसको जो मैनेज की जा रही हैं चीज़ें उनके फेवर में हैं, एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशनल या एज़ पर लॉ हैं, तो आपको वो उनको एक्नॉलेज करना नहीं है। लॉफुल नहीं हो रही है तो आपको उसको एक्नॉलेज करके उसको रिपोर्ट करना चाहिए, जो कि कुछ लोग
नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। सर अभी आपने ना हेट्रेड के बारे में बात की, तो मुझे ये पूछना है, आप इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे काफ़ी पॉपुलर है इन सब सब्जेक्ट्स को लेके, कभी कोई हेट्रेड इफेक्ट किया या फिर कभी कोई ऐसा इंसिडेंट कि जो छुपा हो यार मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ लेकिन स्टिल लोग बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, वैसा कोई इंसिडेंट हुआ है आपके साथ? हाँ, एक कोई बहन थी, उसने एक बार कमेंट किया, उसने पर्सनल मैसेज किया तो मैंने कहा हाँ जी बहन बोलिए। तो उन्होंने उसके बाद कमेंट किया, तो मैंने कहा ये हो आपको ये मतलब बीमारियों के नाम ले रही थी। मेरे तक तो ठीक है, वो मेरी माँ तक पहुंच गई कि उनको ये दो, फिर वो की मतलब अब मैं क्या कहूँ। अच्छा, तकलीफ़ इस बात की थी कि कोई लड़का होता तो ठीक है, मतलब उसको समझाया जा सकता था कि ये भी सोचा जा सकता है यार ठीक है, मतलब उतने सेंसिटिव नहीं होते हैं। वो एक लड़की थी और उसने मेरी माँ के लिए बोला ऐसा उल्टा सीधा, तो वो मेरे को मतलब एक वही याद रहता है। बाकी तो चलो लोग जो भी बोलते रहते हैं, छोटा मोटा लड़के जो भी, हम उसको कहते हैं हंसी मजाक ही चल रहा है, कहीं ना कहीं चलते रहना चाहिए। लेकिन वो एक पर्सनल ऐसे था, मुझे आज तक वो याद है कि वो PSI के टाइम पे जब हम रिपोर्ट आया तब उन्होंने कहा कि आपने मतलब ऐसा किया। वो हो सकता है वो जेन्युइन हो, बट मेरा ये मानना है कि अगर आपका कुछ ओपिनियन बनता है, खुद का कोई ओपिनियन है, वो आपका जो एजुकेशन हुआ है वो प्रॉपर है। बट अगर आप रिसेप्शन पे आपको किसी ने कहा, आप उस चीज़ को मान लो, या आपने जो खुद के लिए सुना या खुद के लिए सोचा और उसके बाद आपने रिएक्शन दे दिया, तो आप वेल एजुकेटेड नहीं हो। जो आपने लिया, आपने डिग्री तो ले ली है, बट जो पर्पस था वो सर्व नहीं हो पाया। आप देखिए ना, जो ये हम बात कर रहे हैं इसकी PSI या फाइनेंस, जो भी स्कैम सामने आए, उसमें अकेला मैं था ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक पूरी टीम, कुछ ऐसे लोग जो कभी कैमरे पे नहीं आएंगे, आए भी नहीं और आगे भी नहीं आएंगे। एक ऐसी टीम जो कभी भी मीडिया के सामने तो ठीक है आई, लेकिन वो ऑफिस में नहीं जाएगी कभी भी। उनका बस अपना काम है कि वो यही बाहर आके बात करेंगे। एक ऐसी टीम भी है जो जनरल पब्लिक के बीच में रह रही है, जिससे वो हम इंटेलिजेंस की तरह काम करते हैं कि कहाँ से क्या चीज़ें निकल रही हैं। हम उनको कभी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन उस सब के बावजूद गवर्नमेंट ऑफ मशीनरी काम कर रही थी। उन्होंने अपना काम किया, फैक्ट्स गए, वेरीफाइड हुए, लेकिन लोगों ने उस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं किया कि ऐसा कुछ हुआ। उनको आज भी ये लगता है कि ये सारा कुछ जो हुआ मैंने बोल दिया किसी मीडिया में आके और सब कुछ हो गया। अब जो एहसास मान भी रहे हैं, उनको क्या करने हैं, उनका मतलब मेंटल लेवल देखो कि वो कहाँ तक सोच रहे हैं। क्या कोई मीडिया में आके बोल देगा और चीज़ें हो जाएगी, ऐसा तो है नहीं भी। बहुत मतलब एक रिफाइंड तरीके से काम होता है, उसके बाद ही सारे एक्शन हुए। मान लेते हैं कि चलो किसी ने मेरे कहने पे कर दिया, रेड्स की बात करते हैं, CBI सेंट्रल एक इन्वेस्टिगेशन है, एजेंसी है, उसने 100+ जगहों पे रेड करा। 1-2 ऑफिसर्स मेरे नाउन हो सकते हैं या किसी तरह से बात हो सकती है। अब मैग्नीट्यूड देखो ना, इतने ज़्यादा ऑफिसर्स गए होंगे, उनको डायरेक्शन आया तो कैसे, मतलब लेकिन लोगों को उतना है नहीं। मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जो सोचते ही नहीं है, उनको बस ये लगता है यार ये आता है, बोलता है और हो जाता है। हम वो बोल रहे हैं जो है और आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। रिसेंटली ना एक एग्ज़ाम हुआ स्टेनोग्राफर का, तो उसमें ठीक है पेपर हो रहे हैं, मैंने नहीं कहा सारे के सारे कहीं पे भी धांधली नहीं करके आते हैं, लेकिन कुछ एक होते हैं जो बाकियों का नुकसान कर रहे हैं और हम उनको आइडेंटिफाई करके इस सिस्टम से बाहर करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे जो डिपार्टमेंट वगैरह की हम बात कर रहे थे, उसमें बच्चों को लगा कि कुछ इसमें इरेगुलरिटीज़ हैं और वो गए JKSSB को, उन्होंने बोला पहले वो स्कोर को लेके था या कुछ भी, उसके बाद नहीं सुनी तो वो कोर्ट चले गए, उस पर स्टे आया। एनालिसिस निकाला उन्होंने कि ना जो कंसेक्यूटिव रोल नंबर्स हैं उनका स्कोर सिमिलर है। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हो सकता, लेकिन आप देखो ना 1-2 इंस्टेंस हो सकता है, 3 इंस्टेंस, 280 या 90 कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं, उसमें 35-36 बच्चे आपको ऐसे मिल जाते हैं। इवन कि अगर 2 सगे
मतलब भाई बहन हैं या भाई हैं तो उनका रोल नंबर कंसेक्यूटिव रोल नंबर में आना। हमारे यहाँ तो स्कूलों में तो मुझे लगता है वो दोनों एक भाई बहन अगर फ्रेंड्स भी हैं तो उनको उठा दे, चलो तू अलग बैठ। टीचर्स ऐसे कर रहे थे। यहाँ डिजिटली वो एक उनका रोल नंबर आ रहे हैं, एडमिट कार्ड्स आ रहे हैं, एक साथ रोल नंबर्स आ रहे हैं, उनका स्कोर भी सेम आ रहा है। मान लो एक का अगर 55 स्कोर आ रहा है, दूसरे का 55 आ रहा है। ऑब्जेक्शन करना काम है, उस ऑब्जेक्शन को आगे से नलीफाई करना है या आगे और लेके जाना है, इन्वेस्टिगेट करना है उसके उस रिगार्डिंग, ये तो JKSSP का काम है। बट बच्चों ने ऑब्जेक्शन रेज करा और लोग उसको नकार रहे हैं। आप तो हर लिस्ट पे सवाल उठाते हो। ये एक बात जो आप हर चीज़ पे सवाल उठाते हो, यही एक सवाल जो उनकी तरफ से आता है, जो ज़्यादातर ब्यूरोक्रेसी के टच में रहने वाले जो लोग हैं, आज हमें इस जगह ले आया है। क्योंकि पहले भी जिन लोगों ने सवाल उठाया हुए हैं, अगर उनके साथ उस टाइम वो खड़े हो जाते ना, तो आज हमें यहाँ बात में बैठना पड़ता, कहीं ना कहीं होते। एक डेफिनेशन मिल जाती है यार कि हाँ हम यहीं तक है, हमारी इतनी लिमिट है, इसके बाद अपन आगे नहीं जा सकते हैं, तो वो वहीं तक रहना था। पता भी है लोग एक एक दो पॉइंट से गिर रहे हैं, तो लोगों को लगता है यार थोड़ी सी मेहनत और करता हूँ, लेकिन अगली बार फिर वही है, क्योंकि वो सीधा इंपोर्ट हो रहे हैं, ऊपर से सीधा जा रहे हैं। वो चीज़ इन लोगों का कसूर ज़्यादा है, हम लोगों ने तो बस अभी इनके आगे रुकावट खड़ी करी, बट हमारा इतना ज़्यादा कसूर है। सर सपोर्ट की बात करें, आपको स्टूडेंट्स का तो सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट का सपोर्ट आपको कितना है? स्टूडेंट्स कम्युनिटी काफ़ी, मतलब जो स्टूडेंट्स में कहूँ जो पास आउट हो चुके हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं, उनका पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा, मतलब पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। वो बच्चों को खुद बोल करके आप चाहो, मतलब इस चीज़ को लेकर कई पेरेंट्स के मुझे फ़ोन भी आते हैं। सरकार की तरफ से गवर्नमेंट है कहाँ, कौन? हमें आदत है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की, वो है नहीं हमारे पास। जो है, मानो कोई कह सकता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो इलेक्टेड है, डेफिनेटली वो है, बट वो यहाँ दिखते नहीं, वो यहाँ है नहीं। अगर हैं भी तो इक्का दुक्का जो है उनको समझ भी नहीं है इशूज़, और वो चाहते भी नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं। लेकिन जो यहाँ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए थे वो नहीं है, उसका नुकसान है, हमें सपोर्ट नहीं मिलता है। जब ऑफिस में जाते हैं तो कहते हैं हमारा काम नहीं है, दूसरा कहता है हमारा काम नहीं है, तीसरा कहता है ऐसा क्यों, क्योंकि वो ट्रेडिशनली वही चले ना, वो ऑपरेशन ही करते आए हैं, अपनी बात को सच बोलना, दूसरे को। सरकार में बैठे उनका यही काम, मैं उनको गलत नहीं कहूँगा, वो सही चीज़ें सही होने के बावजूद भी वो नहीं मानते हैं कि ये सही है, और जो गलत है अगर उन्होंने कह लिया, उन्होंने मान लिया कि ये सही है, तो फिर उनको ज़बरदस्ती करके भी आप मनाओगे कि ये गलत है, तो भी उनके मन में मलाल रहेगा, नहीं हम सही थे पर चलो हम कर रहे हैं। वो चीज़ एरोगेंस देखने को मिलती है। अब वो हम बाहर गए, जब प्रोटेस्ट हुए अभी पिछले जो लाठी चार्ज हुआ था मार्च में हमारे ऊपर, तब देखा हमने। फिर जब हम डिटेन हुए, डिटेंशन हुई, तब देखा हमने। इवन कि जब आप देखो ना इस केस के सिलसिले में अगर हम बात करें, तो तब भी तो यही था, जब हम शुरू में जब गए थे सरकार के सामने उनको बताने के लिए, तो उनका भी तो यही था, डिनाइल था, नहीं आप सही नहीं हो, हम सही। कोर्ट में साबित हो जाने के बाद उनका डिनाइल ही था। तो सरकार का कोई सपोर्ट, ठीक है, सरकार मतलब वो यूथ के वेलफेयर के लिए नहीं। क्या सर हम ना अभी बात करते हैं कि हमने सुना है कि कोई पॉलिटिकल अलायंस आपके साथ आपके हित में बात कर रहा है, ऐसा कुछ है? पॉलिटिकल जैसे पार्टीज़ हैं, तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, या मैं देखो हम लोग तो ऑब्वियसली मैंने कहा, जैसा मैंने कहा कि हमें आदत है कि हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास जाते हैं, क्योंकि हमारे वो खुद के लोकल हैं, तो जाते हैं। इस बार हमने देखा कि सभी के पास हम गए हैं और सभी ने माना है कि हाँ ये गलत हो रहा है, सभी साथ भी आए हैं। एक आप सभी को पता ही है कि कैंडल मार्च करा हमने, उसमें सभी पार्टियों के लोग हैं, सभी के। कुछ के तो टॉप लीडरशिप आई, कुछ की टॉप लीडरशिप नहीं है, सेकंड थर्ड लेवल पे जो लोग हैं वो आए।
पॉलिटिकल लोगों ने कहा कि हम आपके साथ हैं, डेफिनेटली बड़ी बात थी। उसने एक्स पार्लियामेंटेरियन, एक्स सीएम, वैसे लोग भी आए, तो उसका काफ़ी हम लोगों को कहा कि हाँ कोई तो जो है हमारे लिए बोल रहा है। बट मैंने जैसे आपको कहा कि एक ऐसी जगह पे कुछ इग्नोरेंस जो है वो उनको ज़्यादा पसंद है, वो इतने इग्नोरेंट हो चुके हैं कि नहीं देखना, नहीं सुनना, स्टेटमेंट से भी लगता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ बात पहुँचती तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं पहुँचती है, बट फिर बात वही कि हमारा पॉलिटिकल अलाइनमेंट तो किसी के साथ नहीं, हमारा तो इतना है कि सब आप आओ, आपको कल को कंटेस्ट करना है, आपको हमें तो नहीं करना है जी। बट करना है। कब करना है वो बात की बात, जब आप करे थे तब तो हमारे बीच थे आप लोग, आओ हमारी बात रखो। ऑब्वियसली एक वजन तो उनकी बात का ज़्यादा पड़ता ही, तो वो लोग आए सभी आए। सर, अभी थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन, ट्विंकल शर्मा को कोई इनसिक्योरिटी है? इनसिक्योरिटी किसी उसमें नहीं है इनसिक्योरिटी। तो या फियर किसी चीज़ का? रहता है वो, लेकिन उसको क्या कर रहे हैं, मतलब जब तक चल रहे हैं तब तक ओवरकम किया हुआ है। एक टाइम देखो कब तक हम, मतलब उसको लिमिट, हमारी तरफ से कोई लिमिट नहीं है, सरकार की तरफ, सरकार कब उसको लिमिट लगा देंगे, वो तो चलता रहता है। जैसे हम देखते रहते हैं, कभी थ्रेट्स आ जाते हैं, कभी कोर्ट केसेस के थ्रेट्स आ जाते हैं, कभी वैसे ही मैसेजेस, फोन कॉल्स आते रहते हैं, बट हम उसको लेते हैं सीरियस। लेकिन अब इंडिविजुअली हर किसी को जवाब देने के लिए लग जाएंगे, वो ऑब्वियसली यही चाहते हैं कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, कहीं डराना भी चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना। तो पर्सनल, अब फैमिलीज तक जाना क्या इशू होता है, तो वो जाते ही इसीलिए हैं कि हम कहीं ना कहीं डरते, कैसे हम अपने आप को हटा सकते हैं इस चीज़ से। अब बस इतना है कि हाँ ये हो जाए, तो हमारा कोई ऐसा है नहीं कि ये परमानेंट प्रोफेशन हमारा है, ऐसा नहीं है। सताए हुए हैं तो ही यहाँ हैं, सताए नहीं होते तो नहीं होते, डेफिनेटली नहीं होते। क्योंकि मेरा तो हॉबी में भी नहीं आता है कि हाँ कहीं इधर उधर उनसे हो इंटरेक्शन हो। मैं तो बस इतना है कि जो नॉर्मल लाइफ है उससे बाहर साइड पे कहीं जाओ, पहाड़ों पे चले जाओ, कहीं घूमो फिरो, ये वाला काम तो था ही नहीं। लेकिन सताए हुआ तो क्या करेंगे, वहाँ कहाँ जाएंगे, यही आएंगे परेशान। सर, जैसे अभी आपने मेंशन किया कि ये काफ़ी अभी तक तो काफ़ी लंबी चल रही है, आपको क्या लगता है ये और कितनी लंबी तक चलेगी? क्योंकि अभी हमारे पास वो ग्रेजुएट्स भी होंगे, इस साल वो ग्रेजुएट्स भी होंगे जो देख रहे होंगे कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। अभी हमारे पास वो ग्रेजुएट्स भी हैं जो पिछले साल उन्होंने शुरू किया JKSSP। तो हमें बताइए कि कितना लंबा चल सकता है आपके हिसाब से? अब एक अगर जो अभी यंग ग्रेजुएट्स जो अभी हैं, मुझे लगता है अभी हम मार्च में हैं, तो जी, अभी जी। बैच निकलने वाला है यूनिवर्सिटी से, वो अगर थोड़ी सी सर्च करेंगे तो एक ऑर्डर आया था सैक 2018, सैक का ऑर्डर था 2018 में। ये जो टीचर्स हैं, RET टीचर्स थे, उनके रिगार्डिंग था, उनको जनरल लाइन में डाल दिया था, और जो फ्रेश रिक्रूटमेंट है उसको रोक दिया था टीचर्स की। उस टाइम पे लोगों ने इसका अपोज किया है इसको, लेकिन जो उस टाइम पे ग्रेजुएशन में थे या पास आउट हो रहे थे बच्चे, उन्होंने इसको अपोज नहीं किया। रीज़न बीइंग कि उनको लगा डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है। बट एजुकेशन सेक्टर जो इतना बड़ा एक एम्प्लॉयमेंट का ज़रिया था हमारे यहाँ, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अच्छी खासी हायरिंग उसकी एनुअल बेसिस पे होती थी, वो रुक गई उसके बाद। तो आज आप देखते होंगे, मतलब उसका सोसाइटी में ये मिला है कि पहले ये होता था कि टीचर है, क्या करते हैं, कोई लड़का लड़के टीचर लगाया, लेकिन आज की डेट में वो बैंकर मिल जाएगा लेकिन टीचर नहीं मिलता। कोई यंग जो फ्रेश कहीं, अगर हम बात करते हैं कोई भी ग्रेजुएट जो टीचर नहीं मिलेगा, मिलेगा तो वो प्राइवेट स्कूलों में मिलेगा। सेम वो यही ये वाला वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है। जब जब पास आउट हो रहे हैं, हमें लगता है ठीक है, आप जब तक हम मतलब प्रेपरेशन का टाइम 1-2 साल लेंगे, तब तक ये चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। जब मेरा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा मैंने किया था तो मैंने भी यही सोचा था कि 2 साल में सॉर्ट हो जाएंगे। उस 2016 KS का हुआ था, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा शोर पड़ा था, लेकिन शॉर्ट होते होते 22 आ गया, शॉर्ट नहीं हुई थी चीज़ें, वैसी की वैसे उससे वर्स हो गई। अगर हम खड़े नहीं होते तो शायद जो 22 में आए हैं पास आउट होके, उनके साथ भी आगे ये होता। अगर वो आज इस चीज़ों को समझते हैं
तो एट द एंड हम एक ही फैटर्निटी में हैं। जिस कम्युनिटी में है हम एस्पिरेंट्स वाली कम्युनिटी के खिलाफ ही बाकी सब होते हैं। जैसे मानो माफिया है, सरकार है, सरकार क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटी निकालेगी नहीं, वो तो इलेक्शन के हिसाब से निकालेगी। जब इलेक्शन आएंगे और एम्प्लॉयमेंट का वो नंबर जो बढ़ जाएगा, पब्लिक हायरिंग जो होगी, जब इलेक्शंस नहीं है तो इक्का दुक्का आएंगी, उनको भी डिले करते रहेंगे। उन लोगों को कहीं ना कहीं ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए इस टाइम। वो लोग जो एक नेग्लिजेंस है कि हाँ ठीक है हम हो जाएंगे, हमारा टाइम रहे, जो कि एक मतलब ऐसा है ना, एक ट्रेंड सा बन गया है कि आप 1-1.5 साल लाइब्रेरी में बैठोगे तो आपका सिलेक्शन होगा। वो ट्रेंड वाला, उस ट्रेंड में ना जाने से मतलब ना जाकर वो इस तरफ है कि हाँ अगर सिस्टम में गलत कहीं हो रहा है, उस सिस्टम को सही करके एक फ्रेश ग्रेजुएट भी जॉब ले सकता है। सीरियस क्यों नहीं लेता है, ले सकता है। वो इस तरफ सोचना चाहिए। सर हम बिलीव करें कि ये 1-2 साल तक मामला हो जाएगा ठीक या नहीं? नहीं, इतना लेट तो नहीं करेंगे हम। इतना लेट नहीं करेंगे, 1-2 साल तो नहीं। अभी तो हेयरिंग है हमारी, जो हमारा केस है उसकी हेयरिंग है 19 को, तो वहाँ हेयरिंग में तो लेट्स सी क्या होता है डिसाइड। लेकिन वो तो सिर्फ एक केस है जो टेंडर प्रोसेस पे है जी। इसके अलावा आप देखेंगे हमारी रिक्रूटमेंट्स जो है वो हर साल नहीं आ रही हैं। जो आ रही हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, जो लीक हो रही है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। तो एक सिस्टमेटिक वे से कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है सरकार को। हम भी अपने अंत से करेंगे, सरकार को कुछ सुझाव जो हम भी दे ही रहे हैं, इतनी देर से तो कर ही रहे हैं, पर हमारा कोई भी सजेशन जो सरकार को जाता है उसको वो इम्प्लीमेंट करती नहीं है। अब उस दिन परेशान हो के एक दिन तो फिर इन्होंने बोला कि हाँ अभी हम इससे नहीं करा रहे हैं पेपर, कोर्ट का फैसला आएगा तब कराएंगे। लेकिन और जो चीज़ें हैं जैसे रिक्रूटमेंट्स हैं ना, आप देखिए रिक्रूटमेंट इस साल भी बोला है, शायद पहले 26 बोला था, 26 न्यूज़पेपर तक पहुँचते पहुँचते 20 हो गया था। तो उसके बाद जब एडवर्टीज़ हुआ तो पहली ही एडवर्टीजमेंट में 126 या 122 कुछ ऐसी पोस्टें इन्होंने एडवर्टाइज करी JKSSB में। अब रूटीन से निकालेंगे ना तो एग्जिट कैलेंडर जो फॉलो होगा एस्पिरेंट तकलीफ में नहीं आएगा। अगर आप मार्च का कैलेंडर है और आप जुलाई में जाके पेपर लेने की सोचते हो, उसके बाद आप जान के ऐसा कंडीशंस बना देते हो कि बच्चे एग्ज़ाम देने के मूड में ना आए और आप उसको फिर सितंबर तक या नवंबर तक ले जाओ, सो दैट कि आप एक ऐसे टाइम पीरियड में आके उनको सबको एक साथ फिर से एडवर्टीज़ करो। आप बोलो कि हमने रोज़गार दिया है, जिसको हम इलेक्शन कहते हैं, इलेक्शन कैंपेन के टाइम पे मैनिफेस्टो तो बनते ही हैं, लेकिन उससे जस्ट पहले जब हमारा ये कोड ऑफ कंडक्ट लगता है उसके जस्ट पहले निकाल दो जी, ये इलेक्शन का एरिया, इसमें भर्तियाँ निकाल दो। वो चीज़ ना करके बाइनल या आप क्वार्टरली जो है रिक्रूटमेंट्स निकाल सकते हैं और उनमें आपका एग्ज़ाम जो है वो आप पूरा कर सकते हैं विद इन 8 या 9 मंथ्स। वो टाइम फ्रेम के अंदर अगर नहीं करा किसी ने तो पिनलाइज करिए ना। जो रिक्रूटमेंट बॉडी की 60-70 एम्प्लॉयज़ एक रिक्रूटमेंट बॉडी में बैठे हुए हैं और उनका आउटपुट पिछले 3 साल से क्या है, स्कैट्स। आप देखिए जब उनको सैलरी जा रही है, सबसे बड़ी बात उनको जो अलाउंसेस हैं वो जितनी भी उनके एक्सपेंसेस जो सरकार बेयर कर रही है, मैं तो खुल के ही कहूँगा मनोज सिन्हा जी कहीं बाहर जॉब नहीं करते हैं, वो भी हमारी ही पब्लिक सेक्टर का जो पैसा है, जो टैक्स पेयर मनी है, उससे उनको सैलरी जाती है। बाकी एक्सपेंसेस बेयर होते हैं, वो थोड़ी ना कमा के उनको सैलरी दे रहे हैं। लेकिन उन सब लोगों को सैलरी तो जा रही है। काम क्या कर रहे हैं वो, कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं या फिर क्या काम कर रहे हैं, पब्लिक हायरिंग जो है कहाँ है, नहीं है। वो टाइम फ्रेम जो देना बहुत ज़रूरी है कि आप 8 से 9 महीने में रिक्रूटमेंट करो और कैलेंडर जो है थोड़ा स्टैंडर्डाइज करो प्रोसेस को। आप सब जगह स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हो तो थोड़ा स्टैंडर्डाइज करो ना प्रोसेस को, लेकिन आपको करनी ही नहीं है क्योंकि आपको ये इनको एक जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो एक है हमारा, इसके लिए उन्होंने बना रखा है JKSSB या PSC। JKSSB की मैं बात करूँ तो इसको एक सोर्स ऑफ अर्निंग समझते हैं। एक पोस्ट, उसके लिए एक पोस्ट अलग से एडवर्टीज़ करेंगे, उसके लिए लाखों फॉर्म, हज़ारों फॉर्म लगते हैं।
वो तो चलो ठीक है, यहाँ ऐसे भी एग्ज़ाम हुए हैं जहाँ आप मानिए 4-4 फॉर्म भरे गए, पेपर एक हुआ। अब मुझे बताइए उसने 4वां फॉर्म किस लिए भरा था? कि वो अलग अलग एडवर्टीजमेंट थी, 4 उसके पास 4 अपॉर्चुनिटीज, उसने अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट पे करी 4 की, उसको मिली कितनी? 1। बाकी 3 के पैसे कहाँ गए? तो कहीं ना कहीं उसको एक सोर्स ऑफ अर्निंग बना लिया है सरकार ने, जो कि वो नहीं होना चाहिए था। वो ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं। वो अगर मतलब कोई PSU और बना देते हैं, मानो पावर के लिए है, डेवलपमेंट के लिए वो बना लो, या और किसी तरह से अगर आपको माइनिंग का है, लिथियम अभी हुआ, उसके लिए अगर आप कोई बनाते हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करे, JKSSB से पैसा कमा के मतलब क्या लेके चल रहे हो यार, ये एम्प्लॉयमेंट के लिए, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए। बट इनका सोच वैसा नहीं है, और यूथ को ये सोचना चाहिए। यूथ जब ये सवाल करेगा कि पैसे हम पूरे दे रहे हो, लेकिन जब तुम एग्ज़ाम कराने की बारी आ रहे हो तो कभी तुम मर्ज करके एक कर लेते हो, कभी तुम एक ही पोस्ट के लिए 4-4 एग्ज़ाम, तो कहीं ना कहीं तब जाके इनको थोड़ा सा समझ गया, अदरवाइज नहीं। सर ये जो मुद्दे हैं ये कोर्ट में उठे हैं, ये जो आपने अभी जितने भी बताया? कोर्ट में एक लोकस जिस उसमें है, जितना सा केस है, जैसे अब हमने कहा कि ब्लैक लिस्टेड चीज़ जो कंपनी है, एक टेंडर फॉर्म है, उसको जो है टेंडर दिया है, उसके इर्द गिर्द केस में चर्चा हो, उससे बाहर नहीं जाएगी। अब हर चीज़ के लिए कोर्ट जाना सही नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि जाना नहीं, ऐसा ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए। वो तो लास्ट में हमारे पास ऐसा होना चाहिए। बट क्यों, अगर हम कायदे से बात करें तो सरकार को ये चाहिए कि जो पब्लिक वेलफेयर के काम है वो खुद करे। कोर्ट में जाके हमें ये साबित करना, ये क्या मनवाना पड़ रहा है कि हमें ट्रांसपेरेंसी से एग्ज़ाम करेंगे हमारा, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनली सरकार को वो करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रही है। कोर्ट में हम सारी चीज़ों पे चर्चा कर सकते हैं, लेकिन कितनी केस कर रही हैं हम, तो मतलब अपने बुनियादी जो हक हैं उनको लेने के लिए भी रोज़ कोर्ट जाना पड़ रहा है। मुझे जॉब लेना है, मेरा इक्वल अपॉर्चुनिटी लेनी है जॉब में, तो मैं कोर्ट जाऊँ। मुझे कहीं किसी ने हमला किया जान बचाने के लिए, तो मैं कोर्ट जाऊँ। क्यों? सरकार को इंश्योर करेगा। मुझे अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, उसके लिए मैं कोर्ट जाऊँ। क्यों? मतलब ये तो सरकार की जो ड्यूटीज़ है वो उसको डिलीवर करनी चाहिए। अच्छा नहीं लगता कि हमें हर चीज़ के लिए कोर्ट जाना चाहिए? हाँ, मतलब अगर गए हैं तो डेफिनेटली कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसको, जैसे मानो चैलेंज उसको मानना है, और उसके साथ साथ उसको चैलेंज किया जा सकता है तो चैलेंज करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोर्ट के फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता है, वो सरकार भी कर सकती है, हम भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल सरकार से इतना है कि अगर ये उस जैसे हमारी ड्यूटीज़ हैं तो उसकी भी तो कुछ ड्यूटी है, वो उन ड्यूटीज़ को करेगी तो मुझे लगता है जो आज की सिचुएशन है ये आएगी ही नहीं। ना कोई विंकल आपको सड़क पे दिखेगा, ना कोई एस्पिरेंट आपको ये कहता करेगा कि स्कैम है। जब स्कैम ही नहीं होंगे तो बच्चे बाहर नहीं से। सर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है अभी तक, जब जितने भी हेयरिंग्स हुई हैं या फिर कोर्ट केसेस में है, आपको लगता है कि कुछ पॉजिटिव निकला, एक उम्मीद की किरण जिसे बोल सकते हैं? सिंगल बेंच में जो जजमेंट आया था पॉजिटिव था। उसके बाद DB में जब हम गए तो DB में इंटरिम मिल गया, तो ठीक है, उन्होंने जैसे भी जो भी हुआ कि DB में गए तो वहाँ पे भी उन्होंने केस को वापस कर दिया कि भैया सिंगल बेंच में जाओ। वहाँ ये कह रहे हैं कि हमें सुनने का मौका नहीं मिला तो सुना लाओ। उसके बीच हम सुप्रीम कोर्ट में थे, वहाँ उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया था सिंगल बेंच की जजमेंट को, जो जस्टिस नरगाल साहब ने दी थी, बहुत अप्रिशिएट किया था उस जजमेंट को। उन्होंने कहा भी था कि उसको मेरिट पे सुनो, कि इसके फैक्ट्स क्या हैं केस के, उसके बेसिस पे सुनो। वो भी अच्छा था। इन्होंने जब DB में वापस उस ऑर्डर को देखा तो जजमेंट दी कि हमने मेरिट पे नहीं सुना है, क्लियरली मना कर दिया कि मेरिट पे हमने नहीं सुने। मतलब केस के फैक्ट्स क्या उस पर चर्चा हुई नहीं, उन्होंने सिर्फ देखा टेक्निकलिटीज़ पे देखा और केस को डिसाइड किया कि आपको दोबारा से सिंगल बेंच में जाना है। सिंगल बेंच में अभी तक लगा नहीं था हेयरिंग, मतलब कॉज लिस्ट में तो आया लेकिन नंबर काफ़ी पीछे था। अभी 19 को फिर से है। हम तो पॉजिटिव ही हैं हर जगह से, मतलब सरकार हमेशा ये कह रही है कि डिसमिस कर दो इसकी प्ली को, इनकी प्ली को, जो कि अभी तक हुआ नहीं। उनका ये है कि हमारी प्ली डिसमिस हो जानी चाहिए, ये जो है हमारी प्ली सही नहीं है, इसको डिसमिस कर दो।
लेकिन ऐसा हुआ नहीं है अभी तक, तो हमारे लिए तो पॉजिटिव ही है। मतलब ये साइन मान के चल सकते हैं कि अभी तक तो डिसमिस हुआ नहीं है। हाँ नहीं, हमारा केस कहीं पे भी हमारी पिटिशन को उन्होंने डिसमिस नहीं किया है, कहीं पे भी। सिंगल बेंच से गए, डीबी गए, हम सुप्रीम कोर्ट भी गए, तो डिसमिस नहीं किया अपनी को। जो भी है उस पर आप आर्गूमेंट हो गया अभी तो ठीक, तो कोई इशू नहीं। सर आप करेंटली अभी पढ़ रहे हैं जी की हिस्ट्री के लिए कि गए? मेरा तो मैं हैबिचुअल हूँ, मैं पढ़ता ही रहता हूँ, लेकिन टाइम के हिसाब से आप पिछले 6-7 दिन से कोर्ट का काम था तो इसमें ज़्यादा बिजी हो गया था। आप 19 के बाद फिर से प्रिपरेशन की तरफ, उतना टाइम नहीं, मैंने कहा डेडिकेटेड, अगर आप 6 से 7 घंटे देते हो तो वो नहीं दे पाते नोट पढ़ने के बाद, क्योंकि इन बिटवीन आपको फ़ोन भी आता है तो वो उठाना पड़ता है, किसी का क्यों फ़ोन आ रहा है वो आपको रिसीव करना पड़ता है, बात करनी पड़ती है। लेकिन हाँ, उतना उस लेवल का नहीं चल रहा था प्रेशर। तो अगर कोई बोले कि अगर आपको JKSSP की जैसे पेरेंट्स, मान लो घर वाले ही बोल दें कि नहीं हो रहा है, मन करके कुछ और कर लो, तो कुछ और। अब वो ये बात नहीं कहते हैं कि नहीं हो रहा, अब वो ये कहते हैं कि जहाँ आप गए हो, उनका शुरू से यही रहा है, जहाँ आप गए हो वहाँ अपना बेस्ट डिलीवर करके आ जाओ। वो इस मामले में पेरेंट्स का, सभी का, मतलब ये नहीं है कि आप गलत तो उन्हें कभी करने नहीं दिया, तो आशीर्वाद ही है कि कभी उस तरफ गए जिनके यहाँ कुछ गलत हो जाए, लेकिन जहाँ गए उन्होंने ये चीज़ ज़रूर इंश्योर करी कि आप वहाँ अपना 100% देके आओ। वो रहता ना कि कई बार घर वाले कह देते हैं कि नहीं आप मत करो, ये मत करो, वो मत करो, बट ये है कि हाँ रिजल्ट ओरिएंटेड है, इतनी देर से कर रहा है तो क्या हुआ, क्या किया तुम, वो बाकी कोई पूछे ना पूछे, वो ज़रूर पूछते हैं, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, करो उसको, ऐसा करो वैसा करो, मतलब इनकी तरफ से सजेशंस आते हैं, सब चीज़ें। मतलब कोई प्रेशर नहीं है कि अभी सेटल, या फिर सेटल माने कि जॉब प्रॉपर होनी चाहिए, 9 to 5 है, आ रहा है बच्चा घर पूरी तरह से। नहीं, मैं पढ़ाता हूँ, इनको पता है मैं पढ़ाता हूँ अभी भी, तो अभी भी मेरा मतलब ऑनलाइन मैं क्लासेस लेता हूँ और पढ़ाता हूँ, तो वो तो है। जॉब का उनको पता है कि जॉब का इशू नहीं है, जॉब तो मिल जाएगी, सेटल होने को लेके भी वो बोलते हैं, बट उनको पता है कि अभी यहाँ है, यहाँ 100% देना ही पड़ेगा, ऑब्लिगेशन भी है, क्योंकि पहले तो बात करते ही पब्लिक बन करके, अब जब कर दी है तो उसको मझधार में छोड़ के जाना सही नहीं, तो एथिकली वो गलत है, तो ये वो परमिट कर, मतलब इसकी कभी वो बात करते नहीं, मतलब ये मुझे मैं कितनी देर हो गई अभी, लगभग 11-12 महीने हो गए, तो एक ही भी दफ़ा उन्होंने ये भी कहा कि बस कर, नहीं, तो मतलब हो सकता है वो मनी में मैं सोचते भी हूँ, मैं इस पर नहीं कहूँगा, पर मेरे सामने उन्होंने कभी नहीं कहा ऐसा, मतलब किसी भी फैमिली मेम्बर ने भी नहीं कहा, इवन कि जो मेरे साथ रहते हैं मेरे दोस्त जो इसी सिलसिले में हम मिले, वो भी कभी नहीं कहते कि यार बस करो, फुली एनर्जेटिक मोड में है। रीज़न भी क्या, आपने एक उस यूथ को ना ललकार दिया है जो कुछ भी कर सकता है, और उसको आपने चैलेंज किया है यार कि वो गलत है, तो वो कैसे बैठने देंगे मेरे को, नहीं। सर अभी जो नेक्स्ट स्टेप, हम जैसे आपने बोला कि अब हेयरिंग आ रही है, उसके अलावा मैं इन फ्रेम में मतलब इन सम अप करना चाहूँगी कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगर प्लीज नहीं सुनी गई वापस रिपीट होंगे ये प्रोसेस? जो गवर्नमेंट है जी। वो कहीं भी उसको किसी ने भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करा है कि वो एग्ज़ाम खुद ना कराए। मान लीजिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि हाँ सरकार खुद एग्ज़ाम कराए, ये आप ये के लिए मानते कि अभी ये पॉसिबल नहीं है, तो भी सरकार अगले 1 महीने में ये पॉसिबल कर सकती है। बहरहाल ये पॉसिबल है। अभी ही सरकार ने 2 एग्ज़ाम कराए थे, वाटर बटालियन और वुमेन बटालियन, वो खुद यहाँ रणवीर प्रेस में प्रिंट हुए, उसके बाद एग्ज़ाम कंडक्ट हुए, स्कैनिंग भी डिपार्टमेंट का जो हेडक्वार्टर है पुलिस का वहाँ हुई। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बना के पेपर करा सकती है। रही बात लिटिगेशन की, अगर कंपनी के साथ कोई आपकी सांठ-गांठ है तब तो आप कंपनी को बाहर नहीं करोगे, क्योंकि जब एक बार जेब गर्म हो जाती है तो वो फिर आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन से आ जाती है। आप देखिए जो
जेई का पेपर हुआ था, वो एक वेबसाइट से कॉपी था। हम 4 लोग हैं, 4 शिफ्टों में पेपर हुआ। मुझे पहली शिफ्ट में पता है कि किस वेबसाइट से आया है, सेकेंड वाले को ऑलरेडी पता है उस वेबसाइट से पेपर आ रहा है, तो उसने उसी वेबसाइट से पढ़ा। जो सेकेंड डे पे थर्ड शिफ्ट हो रही थी उसको भी पता है, फोर्थ शिफ्ट वाले वो पता है, और क्वेश्चंस आए उस वेबसाइट से। मुझे नहीं लगता कि जो भी जेन्युइन कैंडिडेट्स हो गए, जो पढ़ रहे होंगे, जिन्होंने जो पढ़े हैं, डिग्री के साथ साथ पढ़ाई भी करी, उनको ये नहीं पता होगा कि पेपर लीक की डेफिनेशन कितनी वास्ट है। इतनी वास्ट है कि वो पेपर लीक में ही आता है, अगर उसका कुछ पोर्शन भी बाहर आया है तो उस क्लॉज में से कंपनी को किसी भी टाइम से बाहर कर सकते थे। एक और उसमें यह है कि सिक्योर क्वेश्चन बैंक, पेपर की सिक्योरिटी। पेपर की सिक्योरिटी वो नहीं है कि पेपर में जो प्रिंटेड फॉर्म में आ गया वैसा प्रिंटेड बाहर नहीं सर्कुलेट होना चाहिए। उसके अलावा 20 क्वेश्चन भी 30 क्वेश्चन भी बाहर घूम रहे हैं, वो इनसिक्योर पेपर जो है वो लीक हो गया है, तो सिक्योरिटी की क्लास पे भी वो फेल हुआ। अगर आपको बाहर करना है तो आप उन्हीं क्लासेस पे कर सकते हो, लेकिन आपको नहीं करना है तो आप उन सारी बातों को दबा दोगे। फिर वो चाहे आंसर की लीक हुआ, चाहे वो पेपर के दौरान कुछ गड़बड़ियाँ हुई, सब चीज़ों को आप दबा दोगे। आप बस एक ही चीज़ कहोगे कि सब फेयर एंड ट्रांसपेरेंट है, जो कि सरकार आज की डेट में कर रही है। अगर सरकार चाहे तो इसको बदल सकती है, और अगर सरकार नहीं चाहती है तो जो यूथ है वो चाह सकता है और वो करा भी सकता है। इसकी एक लाइव एग्जांपल है 14-15 जो मार्च में देखा, लोग बाहर आए, लाठी पड़ी, ठीक है, खाई, डिटेन हुए, वो भी देखा, लेकिन एट द एंड सरकार को पता है कि वो गलत है, और सब लोगों को पता है। जब सब लोग सवाल करते हैं ना तो सरकार रुकती है कि हाँ अब हमें बेइज्जती हमारी हो रही है। सरकार अगर नहीं मानेगी तो हम उस तरफ जाएंगे जहाँ सब लोग, पब्लिक ओपिनियन तो है ही कि सरकार कर क्या रही है वो हर फील्ड में, लेकिन एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो स्कैम्स हो रहे हैं, इस बात को लेके हम अभी तक तो हम सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे थे। हम स्कूल कॉलेजेस हर गली तक जाएंगे, पंचायत, हर पंचायत वहाँ जाएंगे, बात करेंगे, रखेंगे ना बात। और जो एक्सपीरियंस है वो हर जगह से आ रहा है, हर बिरादरी से, हर एरिया से, हर रीजन, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट के हर एक पंचायत, हर एक घर से कोई ना कोई एस्पिरेंट किसी न किसी टाइप पे रहता है। लिटरेसी भी अच्छा है, पढ़े लिखे सब हैं। अधिकतर लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई भी करते हैं। आज की डेट में 2 लाख के आसपास तो VLW के लिए अप्लाई हो रखा है, तो कहीं से तो है। हम जाएंगे और हम बाहर भी आएंगे, और हम जब बाहर आएंगे तो सरकार अच्छे चुखे सामने रखेंगे। हमारे पास तो डॉक्यूमेंट होते हैं कि हाँ कहाँ इन्होंने क्या किया है, डॉक्यूमेंट दिखाएंगे सबको। और हम अपने, अगर सरकार के पास जाएंगे तो वो नहीं सुन रही तो फिर अपने लोगों के पास जाएंगे। डेफिनेटली हम इतना लेट नहीं करेंगे, हम तो इस महीने में ही ये शुरू कर देंगे। हम लोग पहले नहीं बात देखें, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले 8-9 महीने से हमने इनको अगस्त में ये चीज़ कही थी कि आप लोग जो है पैरेलली एग्ज़ाम प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो, एग्ज़ाम प्रोसेस स्टार्ट करिए, कुछ रिफॉर्म्स जो है वो लाइए। हमारा जो सजेशन था उसको अडॉप्ट करने में, इनको अडॉप्ट किया नहीं, उसमें से सिर्फ 1-2 क्लॉज अडॉप्ट करने में इनको लगभग 7-8 महीने लग गए। और एक प्राइवेट कंपनी कहती है कि आप ब्लैक लिस्टिंग में क्लॉज हटा दो, और अगले तीसरे दिन वो क्लॉज हट जाता है। तो फिर इनके लिए अगर मनी पावरफुल है तो हमारे लिए मैन जो है वो पावरफुल है। तो हम जितने भी लोग हैं आएंगे, बाहर आएंगे, बात करेंगे। अभी चलो रमज़ान चल रहा है इसलिए थोड़ा सा ये है कि सब लोग बाहर बिजी रहते हैं। अदरवाइज हम आएंगे, फिर जल्दी हम बाहर आएंगे, इन चीज़ों इनसे सवाल करेंगे। हमने तो अपना राइट लेना जी। और अगर किसी को ये लगता है कि हम बैठ गए चुप करके तो उसका पर हमें बड़ी जल्दी तोड़ देंगे। सो फैक्ट्स अलग बात है, जैसे आप अभी बोल रहे थे कि आपके पास फैक्ट्स है, तर्क है, प्रूफ है, रिटन प्रूफ कहीं पे कि कुछ हुआ है, मतलब कुछ गलत हो रहा है, वैसा कुछ। जैसे
अगर हम पेपर लीक को लेके बात जी जी जी। तो आज की डेट में जो लोग बाहर गए थे उनके मैं आपको सीबीआई को लिए हुए स्टेटमेंट्स दिखा रहा हूँ। ऐसे ही जो जिन लोगों ने पेपर दिया था वो इनकी कन्फेशन बता दूँगा। जिन लोगों ने बेचा है इनकी कन्फेशंस फ़ोन टेलीफोन के नहीं आपको दिखाऊँगा। बट हमारा ये नहीं है कि इनको किसी को एक इंडिविजुअल अगर कोई यहाँ से बाहर गया है ना, ठीक है वो बाहर गया, कोर्ट उसको जब सज़ा देगा तो देगा, लेकिन हम उसको पर्सनली एक इंडिविजुअल लेवल पे नॉमिनेट करके नहीं रखते हैं। क्यों नॉमिनेट करना हमें? ठीक है गलत किया होगा, बट वैसी सिचुएशन ना गवर्नमेंट ने लाई तो नॉमिनेट हम अक्सर में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो चेयरमैन थे या पुराने चेयरमैन हैं, मैं उनका नाम ले लेता हूँ, बट बच्चों का मैं नाम नहीं लेता। और रीज़न भी उनके लिए चीज़ें अवेलेबल करवाई गई हैं, तब जाके वो जा रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं। अभी अगर JKSSB की टेंडर वाली बात करें कि जो गलत हुआ, आप एक सभी के जो लोग जब जानते हैं कि एक प्रोक्योरमेंट जो है सरकार करती है बहुत बड़े लेवल पे, तो सरकार ने इसके लिए कुछ रूल्स बना रखे हैं, जनरल फाइनेंशियल रूल्स जो उसने बना रखे हैं। उसमें सरकार ने एक एक वर्ड लिखा है कि किस तरह से सारा टेंडरिंग प्रोसेस चलता है, प्रोक्योरमेंट होगी। ये उसके हिसाब से भी नहीं चलते हैं, वो सामने लिखा हुआ है। मैं कोई भी देखेगा जिन रूल्स को ये कोट करते हैं, उन रूल्स में देखो आप टेंडर प्रोसेस क्या उस रूल से है, नहीं मिलेगी। पूरे देश में जिस तरह से कंडीशनें चेंज होने के लिए, ये जो एक छोटी सी एग्जांपल है अभी जो क्लॉज चेंज हुई थी, तो अगर आपने कोई इंटरव्यू सुना है JKSSB के ऑफिशियल्स का, तो उसमें ना वो कहते हैं कि सभी ने कहा कि क्लॉज चेंज करनी चाहिए तो हमने चेंज कर दी, जबकि जब आप ऑफिशियली देखेंगे, डॉक्यूमेंट पे देखेंगे, तो वहाँ सिर्फ एक कंपनी कहती है कि इस क्लॉज को चेंज कर दो, ब्लैक लिस्टिंग वाली क्लॉज को एज ऑन डेट करके कर दो। बाकी सारी कंपनियाँ अलग अलग क्वेरीज देती हैं कि ये चेंज करो। अब एक कंपनी कह देने पे अगर क्लॉज चेंज हो रही है तो मतलब परेशानी तो उसी को थी, और अगर उसकी परेशानी को आप हल कर रहे हो और उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हमारे पास है। डॉक्यूमेंट से बड़ा क्या है, सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट हमारे पास जो है वो सर्टिफाइड नहीं वेबसाइट से या कोई न्यूज़ कटिंग से या ऐसा कुछ है, बट वो गलत है तो ये कोर्ट में या पुलिस स्टेशन जाके FIR करा दे कि फॉर्जरी करके कोई डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, नहीं दिखाते हैं। कोर्ट में इन्होंने जो लगाई है वहाँ प्रीबिट क्वेरीज है, उसमें सामने लिखा है कि सिर्फ एपटेक ने कहा है, तो ये एक और सबूत आ गया। एक रिसेंटली एक इवेंट हुआ, एक टेंडर हुआ, किसी सेंट्रल बॉडी में टेंडर हुआ, तो वहाँ पे भी किसी कंपनी ने इसी तरह का एक जो अपना क्वेरी रखी कि इस ब्लैक लिस्टिंग की क्लॉज को चेंज कर दो। तो ऑब्वियसली जो अथॉरिटी थी, जो टेंडर जिसने फ्लोट किया था, उसने कहा नहीं करेंगे, बस उतनी सी बात। अब अगर आप डिटरमाइंड हो कि आप ट्रांसपेरेंसी के लिए काम करोगे, तो आप ऊपर से जो आता है ना टॉप टू बॉटम जो कम्युनिकेशन होता है अनऑफिशियल, उस कम्युनिकेशन के मतलब प्रेशर में नहीं आओगे। कुछ लोग, मुझे जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, मेरी ऑब्जर्वेशन है, पर्सनल मेरा ही मानना है, सिर्फ इसलिए ऊपर वाले लोगों के वर्बल ऑर्डर्स को मान लेते हैं कि ना उनको अपना पोस्टिंग चाहिए, जो सिटी है वहाँ चाहिए। कुछ लोग इसलिए कर लेते हैं कि वो या उनका लाइफ पार्टनर वो भी एक ही जगह पे कहीं ना कहीं जॉब में, अगर दोनों जॉब में हैं तो एक साथ एक ही सिटी में रहें, इसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। कुछ तो इसके लिए भी कर लेते हैं कि घर के आसपास तो मेरी होम टाउन है तो मेरा वही रहे, सो दैट कि मैं अपने जो कुछ इंटरेस्ट हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट कुछ, उनको सर्व कर सकूँ। कुछ लोग ऐसे भी उस तरह से वो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोग जेब गरम करके ये चीज़ें मानते हैं, लेकिन जो टॉप टू बॉटम जो कम्युनिकेशन होता है उसको जो फॉलो करते हैं लोग, अनऑफिशियल जो कम्युनिकेशन रहता है वो इन्हीं कुछ चीज़ों के लिए रहता है कि नहीं, जो चीज़ों के लिए। और इस केस में भी वही जो JKSSB वाला केस है, इस केस में भी कुछ वैसा ही है। टॉप से बॉटम कम्युनिकेशन आना, एक बॉडी बनी है, उसका यही काम है। अब एक स्कूल के प्रिंसिपल को एक BDO या कोई एक JE ये बताएगा
तुझे बच्चों के पेपर कैसे लेने हैं, तुझे मॉर्निंग असेंबली कैसे करानी है, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं अगर उसको पावर दी गई है ऐसा करने के लिए तो वो भी गलत है। दूसरा, जिसकी एक्सपर्टीज़ है उस चीज़ में कि वो कैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन करेगा, आप उसको सिखा रहे हो, मुझे लगता है वो गलत है। वो नहीं सिखाना चाहिए और कहीं ना कहीं वो इंटरफेरेंस, वो सुजेशन नहीं है। और कुछ लोग जो सजेस्ट करते भी हैं वो अपनी जो उनकी पावर है, क्योंकि वो टॉप पे बैठे हुए हैं, जैसे हमने सिंगल बेंच की जजमेंट में भी देखा था कि मतलब टॉप का ब्यूरोक्रेट आके कहता है कि आप चेंज कर दो, एक जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है चेंज कर दो। क्यों? क्योंकि जो सीबीटी मोड है उसमें जो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है वो कम है। मुझे समझ नहीं आया कि कैसे क्वेश्चन बैंक फीड करना है, ह्यूमंस फीड करेंगे, जो इंटरफेस है उसको रन करना है ह्यूमंस करेंगे, जो इन्विजिलेटर है वो ह्यूमन है, जो उनका रिजल्ट बनाएगा हालांकि बन के वहाँ से आएगा लेकिन उसको ऑथेंटिकेट करेगा वो ह्यूमन है, ऑडिट उसको करेगा ह्यूमन है। जब हर जगह ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है तो फिर कम कैसे हुआ? और अगर वो कम है तो फिर कहते हैं कि वो सिक्योर है। तो सिक्योरिटी का मुझे नहीं पता कि डेफिनेशन उनकी डिक्शनरी में क्या है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो हमारा नीट पेपर लीक हुआ 2021 में, वो भी सीपीटी मोड में ही था। और जेई मेंस का पेपर लीक हुआ, रशियन हैकर था कोई, वो अभी 2022 में उसको अरेस्ट किया जब वो वापस आया वहाँ से, तो वो भी सीपीटी मोड में था। इसके अलावा और कितने ही पेपर उत्तराखंड में हुए, मध्य प्रदेश में हुआ, जो बिहार में पेपर हुए या गुजरात में हुए, सीपीटी मोड में है, लगातार लीक भी हो रहे हैं। वो एमआरबी लीक और सीबीटी भी लीक होते हैं। यहाँ मैटर क्या करता है कि इंटीग्रिटी कितनी है, तो वो नहीं है। अगर आपकी इंटीग्रिटी नहीं है तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि जो बैंक नॉकर्स जहाँ सिक्योर्ड माना जाता है, जब वहाँ कोई बैंक का ब्रांच मैनेजर है, अगर उसने डिसाइड कर लिया कि मैंने चोरी करानी है तो उससे ज़्यादा इनसिक्योर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती उस बैंक से। लेकिन अगर उसने ये सोचा है कि मैंने सिक्योर रखना है तो फिर कोई भी आके उसको बोले, क्योंकि उतनी सी जुरिस्डिक्शन में वो मालिक है। आप जेकेएसएसबी के ऑफिस में आके कोई ये डिक्टेट नहीं कर सकता कि तुझे कौन सी कंडीशन चेंज करनी है। अगर एक चेयरमैन वहाँ है, सीनियर केएस ऑफिसर हैं, वो लेवल 12 के ऊपर ही, वो तो उस लेवल के अधिकारी को कोई ये नहीं बता सकता, कोई प्राइवेट कंपनी आके ये डिक्टेट नहीं कर सकती कि मैंने तुझे सर्विस डिलीवर करनी है पर तू ये कंडीशन चेंज कर। और ऐसे कह भी रही है तो उसको डिनाई कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं करा है। क्या वेस्टर्न इंटरेस्ट थी जिस दिन 4 जून पता चले? सर, हम इस पॉडकास्ट के लास्ट एग में हम अब कुछ स्टेट क्वेश्चन हमने पूछा था इंस्टाग्राम पे, अपने ट्विटर पे, तो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है सर। कुछ लोग अभी, जैसे मैंने आपको बताया कि इसी साल आ रहे हैं, इस साल उन्होंने स्टार्ट करना है, आपको क्या लगता है उनको ये करना चाहिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट, या फिर आपको लगता है कि ये केस और लंबा खींचेगा? जैसे सब पिछले एस्पिरेंट्स भी बैठे हुए हैं, अभी प्रिपेयर ही कर रहे हैं, जैसे आपने बोला कि लाइब्रेरीज जा रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो आगे के एस्पिरेंट्स भी यही सब करेंगे कि आपको लगता है कि कुछ होप है? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब जॉब्स आ रही हैं, एम्प्लॉयमेंट जो है वो चल रहा है कंटिन्यूसली। बस फर्क इतना है कि इनकम्पिटेंट गवर्नमेंट है जो कंप्लीट नहीं कर पा रही है। इससे पहले भी लगभग 20,000 प्लस जो पोस्टें आई थी, अभी फिर से जो हैं पोस्टें आ रही हैं। वो एक बार जो ऑलरेडी क्रिएटेड पोस्ट हैं, वैकेंसी है, वो फिल करनी ही पड़ेगी इनको, नहीं तो जो वर्किंग है कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम आती है गवर्नमेंट की। तो अगर आप सोच रहे हो कि हाँ हमने जॉब प्रिपरेशन के लिए हमें जाना है कि नहीं जाना है, तो डेफिनेटली आप अपने आप को चांस दो, अपना बेस्ट दो। बट एट द सेम टाइम आपको ये भी नज़र रखनी है कि सराउंडिंग में हो क्या रहा है। मतलब उस लेवल का पढ़ो कि आपका खुद का ओपिनियन बने। सिर्फ इसलिए पढ़ना कि हाँ हमने किसी चैनल से स्टडी मटेरियल खरीद लिया है, किसी लाइब्रेरी में बैठ रहे हैं, वो नहीं।
किसी लाइब्रेरी में बैठ के ही सिलेक्शन होगा ऐसा नहीं है, किसी चैनल से स्टडी मटेरियल खरीदने से होगा ऐसा नहीं है। खुद का जो क्वालिटी है उसको बढ़ा दो, और उसके बाद आपको बाकी चीज़ें, जैसे किसी के कहने पर से, जैसे कुछ लोग कह देते हैं जब कुछ चीज़ें गलत हो रही होती हैं, कुछ लोग कह देते हैं कि नहीं ये सही है, ऐसे भ्रम है, तो वो मीडिएटर का काम करते हैं, गवर्नमेंट का या उस लॉबी का जो गलत कर रही होती है उसके और हमारे बीच। वो नहीं, आपका खुद का ओपिनियन हो इस लेवल का, जो अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं, क्योंकि कॉलेज लाइफ में सब एंजॉय कर रहे होते हैं पढ़ाई के साथ साथ, तो अभी सीरियसनेस के साथ दे सकते हैं, टाइम देना भी चाहिए अपने लिए। थोड़ा सा टाइम आप दोगे पढ़ाई में तो एक चांस देके, क्या है सबको तो नहीं मिलेगी लेकिन चांस सभी ले सकते हैं, बिकॉज है अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं दोनों जगह, स्टेट में भी और सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे आपने अभी कहा ना कि सिर्फ लिमिटेड बंदों का सिलेक्शन होगा, लिमिटेड स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा, और सेक्शन कुछ ज़्यादा ही सेक्शन रह जाएगी। जैसे आपने, जैसे अभी फॉर एग्जांपल कोई 24 पोस्ट निकली थी है, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा फॉर्म्स फिल हुए हैं, बहुत ज़्यादा ही फॉर्म्स फिल हुए हैं, तो कुछ सेक्शन रह जाता है। अब वो लोग डिसहार्टेड, डिसअपॉइंटेड होके कहाँ जाएं? ये एक तो है, जब ये बात हमेशा मैं जो भी व्यूअर्स हैं उनको ये कहूँगा, अगर आप ये चीज़ नोटिस करते हो कि हाँ आपको जो अपॉर्चुनिटी थी उसमें आप फेयर कंपटीशन आपको मिला और आप उसमें जो है वो compete नहीं कर पाए, तो आप इम्प्रूव कर सकते हो, टाइम बाउंड मैनर में अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि वो आ रही है, सभी को नहीं मिलेगी, लेकिन किसी किसी को मिलेगी, और वो किसी जो है, जो कोई कोई है जिसको मिलेगी, वो कोई कौन है वो किसी को नहीं पता, जिसने अपना बेस्ट दिया और बाकी सब के बेस्ट में से उसका बेस्ट है तो उसको मिले। और वो अगर हम यहाँ 20 लोग, या मान लो जो 2000 या 3000 लोग भी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन सब में बेस्ट आना कोई भी आ सकता है, सब ट्राई कर सकते हैं, और अगर आप आ जाते हो तो आप सिलेक्टेड हो, अगर आप नहीं आते थोड़े से मार्जिन से रहते हो, आप सेकंड ट्राई कर सकते हो। लेकिन ये नहीं है कि आप ये कहो कि बहुत लोग हैं और हम कोशिश ही नहीं करते हैं, तब भी बेस्ट जो एक मैंने आपको मैं शुरू में ही कहा था कि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बेस्ट, उसका बेस्ट जो सरकार में जाना चाहिए, ताकि पॉलिसी मेकिंग में जो लूपहोल्स मिलते हैं वो ना रहे, जो आज हम तड़पते फिरते हैं, लोगों को समझ नहीं आता जब समझाते हैं, तो वैसे ना हो, उसके लिए लोगों को बेस्ट प्रिपेयर करना है और जाना है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, बार बार नहीं, जब कहीं लग रहा है कुछ गलत हो रहा है पॉइंट आउट करके उसको इमीडिएटली सॉल्व कर रही। सर, आज के पॉडकास्ट का लास्ट क्वेश्चन। सर, आपको भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स देखेंगे, आपको बहुत स्टूडेंट्स देख चुके हैं ऑलरेडी आपके इंटरव्यूज वगैरह में, उनके लिए एक हिदायत या एक सजेशन अगर आपको देना है तो आप क्या देंगे? अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको अवेल करो, जी। जो ड्यूटीज़ हैं वो डिलीवर करो। फंडामेंटल राइट्स मैं इसलिए अवेल करने को कह रहा हूँ कि हैं तो बहुत सारे, बट अवेल कोई नहीं करता है, बस डर जाते हैं, और उतना ही उनको लगता है कि जितना वो अभी तक करते हैं उनको लगता है वही लिमिट है, तो बहुत ज़्यादा लिमिट है, लिमिटलेस हैं जो राइट्स हैं हमारे। और एट द सेम टाइम जो हमारी ड्यूटीज़ हैं उनको मत भूलो, वो भी उतने ही, उनका भी जो लिमिट है, जिस तरह से राइट्स किए उस तरह ड्यूटी से, तो दोनों चीज़ें पैरेलली जब आप चलाओगे तो कहीं ना कहीं वो सिटीज़न निकलेगा और वो सोसाइटी निकलेगी जहाँ जो आज हम देख रहे हैं ना, जिस तरह से जो माहौल आज बना हुआ है, जो सोसाइटी की हम कंडीशन देख रहे हैं, वो नहीं हो, वो ठीक हो जाएगी। तो एट द एंड ये अपना ओपिनियन आपका जिस दिन बन जाए, उस दिन आप समझ लेना कि आप वो तैयार हो गए हो जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। जी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर, आप हमें आपने इतना टाइम दिया, हमारे साथ बातें की। आई होप आपको पसंद आया होगा। आपको कुछ कहना है, अगर आप कुछ कह सकते हैं, कुछ स्क्रीन पर। बहुत अच्छा लगा कि मतलब कई बार जब हम इंटरव्यूज़ में जब बैठते हैं तो वो एक अलग ही रहता है कि उसमें हमें एक कुछ फिक्स कंटेंट, फिक्स जो एक रहता है हमारा, उसी जगह हमने चर्चा करनी है। यहाँ पे बात करना
काफ़ी अच्छा लगा कि मैं अपनी वो बातें जो मैं इंटरव्यूज़ में वहाँ नहीं कह पाता, क्योंकि वहाँ मेरे लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करना, तो यहाँ उससे हट के भी जब बात करी मैंने तो बहुत अच्छा लगा। और आपका थैंक्स कि आपने एक अपॉर्चुनिटी दी मुझे, प्लेटफॉर्म का थैंक्स। Thank you so much, sir. Alright, thank you so much for watching this episode. ये एपिसोड कुछ खास था, कुछ अलग था, स्पेशली फॉर द गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स जो जम्मू एंड कश्मीर में है। अगर आपके पास कोई भी फीडबैक है, कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव, आप कुछ भी बोलना चाहते हैं हमें, प्लीज़ ड्रॉप द कमेंट्स एंड सेंड दिस टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि ये वीडियो हेल्पफुल रहे उनके लिए। एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप क्रिएटिंग।